2021 में जब आपने ये शब्द कहे थे, इथेनॉल 21वीं सदी के भारत की बड़ी प्राथमिकताओं से जुड़ गया है। पर्यावरण के साथ ही बेहतर प्रभाव किसानों के जीवन पर भी पड़ रहा है। तो मोदी जी अब आप बताइए किसानों को कितना मिला, ये आंकड़े सबके सामने रखिए। देवियों और सज्जनों, देश E20 पॉलिसी लागू होने के खिलाफ जोरदार विरोध कर रहा है। भारत ने पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाने का लक्ष्य हासिल कर लिया है, लेकिन ड्राइवरों की एक बड़ी तादाद इस बदलाव के खिलाफ आवाज उठा रही है, क्योंकि उन्हें एथेनॉल फ्री पेट्रोल न मिलने की वजह से गाड़ियों में मैकेनिकल दिक्कतें आ रही हैं और परफॉर्मेंस भी खराब हो रही है। अब ज्यादा लोग सोशल मीडिया देखकर एथेनॉल ब्लेंडिंग को धोखा मानने लगे हैं और सरकार को इस पॉलिसी के क्रियान्वयन के लिए दोषी ठहराते हैं। लेकिन सच ये है कि ये पॉलिसी खराब नहीं है, ये बस खराब क्रियान्वयन है। और अगर आप इस नीति के क्रियान्वयन को ध्यान से देखें तो यह एक मास्टर क्लास है कि कैसे अच्छी नियतों के साथ खराब क्रियान्वयन वास्तव में समस्या पैदा कर सकता है। जबकि E20 को 2030 तक लागू किया जाना था, इसे 5 साल पहले यानी 2025 में ही पूरा कर दिया गया। लेकिन जहां तेज नीति क्रियान्वयन को आमतौर पर अच्छी बात माना जाता है ताकि हम निर्यात कम कर सकें और कीमतें घटा सकें, वहीं इस मामले में E20 ने बिल्कुल उल्टा ही दिया है। ज्यादा खर्चा, कम प्रदर्शन और उपभोक्ताओं के पास कोई विकल्प नहीं। दरअसल कई लोगों का दावा है कि E20 पेट्रोल जो है वो गाड़ियों के लिए हानिकारक है। सबसे बड़ा इम्पैक्ट जो पड़ता है वो एक 4 व्हीलर पे पड़ता है, क्योंकि वहाँ कॉस्ट बहुत ज़्यादा लगती है एक कंज्यूमर की। अगर इंजन परफॉर्मेंस उसमें नहीं अच्छी आएगी या फिर एवरेज भी कम आ रहे हैं गाड़ी के सुनने में तो ये भी आ रहा है, तो फिर तो बेकार है। मतलब एवरेज में भी फर्क आता है और उसका जल्दी से सर्विस मांग देखो दोस्तों, ये सारी बातें सुनने में तो बिल्कुल सही लगती हैं और सुर्खियों के लिए भी बढ़िया हैं, लेकिन ये समझो कि सिर्फ भारत ही नहीं जहां एथेनॉल ब्लेंडिंग लागू की गई है। अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, ब्राजील, कनाडा, यहाँ तक कि थाईलैंड में भी एथेनॉल मिला हुआ ईंधन चलता है। तो सवाल ये उठता है कि जब इतने सारे देशों में एथेनॉल ब्लेंडेड ईंधन है तो फिर ये परेशानी सिर्फ भारत में ही क्यों हो रही है? ऐसा पॉलिसी जो पैसे बचाने के लिए बनाई गई थी, वो आखिर ऐसे कैसे लोगों को ज्यादा खर्चा करा सकती है और उनके वाहनों को नुकसान भी पहुंचा सकती है? और भारत को इससे क्या सीख लेनी चाहिए? इस 20% ब्लेंडेड एथेनॉल के मुद्दे से क्या सीखना चाहिए है? इथेनॉल ब्लेंडिंग का मतलब होता है पेट्रोल में इथेनॉल मिलाना। तो अगर 100 लीटर फ्यूल में 10 लीटर इथेनॉल हो तो उसे E10 या 10% इथेनॉल ब्लेंडेड कहते हैं। पेट्रोल में अगर आप 20 लीटर एथेनॉल मिला देते हो तो उसे E20 या 20% एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल कहते हैं, और ये कारों और बाइक में चलता है क्योंकि एथेनॉल भी एक जलने वाला ईंधन है। अब भारत सरकार E20 लाना चाहती है क्योंकि इसके भारत की अर्थव्यवस्था के लिए 4 बड़े फायदे हैं। सबसे पहले, भारत अपनी तेल की 85% से ज्यादा जरूरत विदेशों से मंगवाता है, जो कि बहुत बड़ा खर्च होता है। FY25 में भारत का तेल आयात $137 अरब था, तो सिद्धांत रूप में 10% एथेनॉल ब्लेंडिंग से हम तेल आयात में $13.7 बिलियन की बचत कर सकते हैं और 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग से हम $28 बिलियन तक बचा सकते हैं। विदेशी मुद्रा में अरबों का फायदा था। दूसरा, इसका मकसद किसानों की आय बढ़ाना था, क्योंकि इथेनॉल गन्ने और चावल की फसलों से बनता है। सरकार को उम्मीद थी कि इथेनॉल फैक्ट्रियां किसानों से उनकी फसल खरीदकर उन्हें अतिरिक्त आय मिलेगी। और बात यह है कि भारत हर साल लाखों टन अतिरिक्त गन्ना पैदा करता है, तो ये अतिरिक्त गन्ना आसानी से इथेनॉल के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। तीसरा, इथेनॉल पेट्रोल से ज्यादा साफ जलता है, जिससे कम कार्बन उत्सर्जन होता है और भारत को अपने जलवायु परिवर्तन के लक्ष्य पूरे करने के लिए कम उत्सर्जन की जरूरत है। लक्ष्य पूरे करना और प्रदूषण कम करना। और सबसे आखिर में, चूंकि इथेनॉल भारत में ही बनाया जा सकता है, इसलिए यह सऊदी अरब और UAE जैसे तेल निर्यातक देशों पर निर्भरता कम करता है। असल में यही वजह है कि ब्राजील और अमेरिका जैसे देश एथेनॉल मिक्स ईंधन का इस्तेमाल करते हैं, ताकि वे तेल निर्यातक देशों पर अधिक निर्भर न रहें। साथ ही इससे उनकी कृषि उपज भी बेकार नहीं जाती। तो सवाल ये उठता है कि जब इतने सारे देश पहले ही E20 ईंधन इस्तेमाल कर रहे हैं, तो फिर हमारे देश के लिए E20 कब सही होगा? भारतीय उपभोक्ताओं में काफी गुस्सा क्यों है? खैर, भले ही E20 का विजन बिल्कुल सही था, लेकिन उसे लागू करने में सरकार कुछ कमियां दिखा रही है। पहली कमी है कंपैटिबिलिटी, यानी मेल खाने की समस्या। इसे समझने के लिए आपको कैलोरीफिक वैल्यू के बारे में जानना होगा। ये बेसिकली उस ऊर्जा की मात्रा है जो आप 1 लीटर ईंधन जलाकर पाते हैं। अब पेट्रोल की कैलोरीफिक वैल्यू इथेनॉल से ज्यादा होती है, मतलब 1 लीटर पेट्रोल से आपको ज्यादा ऊर्जा मिलती है बनिस्बत 1 लीटर इथेनॉल के। ज्यादा सटीक कहें तो 1 लीटर पेट्रोल में 32 मेगा की एनर्जी होती है, जबकि एथेनॉल में सिर्फ 21.1 मेगा, यानी एनर्जी डेंसिटी में 34% की कमी होती है। इसलिए जब आपकी कार एथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल पर चलती है तो इंजन को वही दूरी तय करने के लिए ज्यादा ईंधन जलाना पड़ता है। इसीलिए अक्सर कंज्यूमर्स को माइलेज कम होता दिखता है। अगर आप इस चार्ट को देखें तो नीति आयोग के दस्तावेज में बताया गया है कि E0 के लिए बने 4 व्हीलर्स जब E20 पर कैलिब्रेट किए जाते हैं तो माइलेज में 6 से 7% की कमी आती है। इसी तरह E0 के लिए डिजाइन किए गए 2 व्हीलर्स जब E20 पर कैलिब्रेट होते हैं तो 3 से 4% की कमी आती है। इसे 6% कहें।
देखो, अगर तुम्हारी गाड़ी पेट्रोल पर 15 किलोमीटर प्रति लीटर चलती है और तुम उसमें E20 ईंधन डालते हो तो माइलेज घटकर लगभग 14.1 किलोमीटर प्रति लीटर रह जाता है। मतलब अगर तुम्हें 1000 किलोमीटर ड्राइव करना है तो तुम्हें 67 लीटर पेट्रोल की जगह 81 लीटर E20 चाहिए होगा, यानी तुम्हें 4 लीटर एक्स्ट्रा पेट्रोल लगाना पड़ेगा। अब मान लो पेट्रोल की कीमत 100 रुपए प्रति लीटर है तो हर 1000 किलोमीटर ड्राइव में तुम्हें 400 रुपए ज्यादा खर्च करने पड़ेंगे। इसी वजह से NIT ने कहा था कि इथेनॉल मिक्सचर सस्ता होना चाहिए ताकि ये नुकसान पूरा हो सके। लेकिन असल में पेट्रोल की कीमतें बिल्कुल भी कम नहीं हुई, तो असल में तुम जो ज्यादा पैसे दे रहे हो वो कहीं और जा रहे हैं। पेट्रोल की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि पेट्रोल पर टैक्स की बात कर रहा हूँ, जिसमें वैट और एक्साइज ड्यूटी शामिल है। अब दिक्कत ये है कि माइलेज कम हो गया है लेकिन पेट्रोल के दाम कम होते नहीं दिख रहे, जो आम जनता के लिए निराशाजनक है। दूसरी बात यह है कि हर कार अभी एथेनॉल के लिए तैयार नहीं है। जैसे अगर आप एक लोहे की छड़ को बारिश में छोड़ दें तो वो धीरे धीरे जंग लग जाती है। एथेनॉल भी कार के अंदर बिल्कुल ऐसा ही करता है। एथेनॉल हवा से नमी सोख लेता है और समय के साथ ईंधन सिस्टम को खराब कर देता है। रबर की पाइपें फट जाती हैं, सील सख्त हो जाते हैं और पंप फेल होने लगते हैं। इसे ठीक करना कोई आसान सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं है। इंजन को मजबूत पंप, बड़े इंजेक्टर और इथेनॉल से बचाने वाली पाइप्स की ज़रूरत होती है। इसीलिए नीटो के डॉक्यूमेंट में कहा गया है कि कार निर्माता कम से कम 4 साल का नोटिस चाहिए ताकि वे E20 के लिए इंजन को फिर से डिज़ाइन कर सकें। तो जबकि मारुति सुजुकी पुराने वाहनों के लिए E20 अपग्रेड किट्स प्लान कर रहा है जो शायद 4 से 6 हज़ार के बीच कीमत पर आएंगी, वहीं दोपहिया निर्माता भी ऐसे विकल्प तलाश रहे हैं और हीरो मोटोकॉर्प कह रहा है कि अप्रैल से पहले बनी बाइकें 2023 में E20 पर सुरक्षित चलाने के लिए कुछ बदलाव करने होंगे। दरअसल आज जो E20 रेडी कारें बाजार में हैं उनमें सिर्फ कुछ E20 वाले पार्ट्स होते हैं, लेकिन उनके इंजन अभी भी E10 के हिसाब से ट्यून किए गए हैं। तो समझो क्या हुआ, नीति इतनी जल्दी लागू कर दी गई कि पूरा सिस्टम उसे अपनाने के लिए तैयार नहीं था। ये दूसरी बार है जब लागू करने में ऐसा फासला आया। तीसरी दिक्कत है खाना या ईंधन का सवाल। हम सब जानते हैं कि एथेनॉल खाने की फसलों जैसे गन्ना, मकई और चावल से बनता है और भारतीय सरकार साफ कहती है कि सिर्फ अतिरिक्त अनाज का ही इस्तेमाल किया जाएगा, या खाने की चीजें जो खाने लायक नहीं है उन्हें एथेनॉल बनाने में इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन असल में कहानी कुछ अलग लगती है। देखो, ये 2023 से 24 में मकई से बने एथेनॉल की हिस्सेदारी पूरे एथेनॉल उत्पादन का 42% तक बढ़ गई थी। लेकिन दुख की बात यह है कि 2023 में भारत को मकई की 5 मिलियन टन की कमी भी झेलनी पड़ी, क्योंकि किसान एथेनॉल कंपनियों को सप्लाई बढ़ा रहे थे। इस कमी का इतना बड़ा असर पड़ा कि भारत को अपनी मांग पूरी करने के लिए मकई आयात करनी पड़ी। और ध्यान रखो, भारत कभी खुद मकई का निर्यातक हुआ करता था। बांग्लादेश, नेपाल, मलेशिया और वियतनाम जैसे देशों के लिए मक्का का ब्रेड बास्केट माना जाता है। लेकिन 2024 में भारत ने 0.9 मिलियन टन मक्का आयात किया, जो कि 7,940% की चौंका देने वाली बढ़ोतरी है। तो जैसे जैसे इथेनॉल की मांग बढ़ रही है, ये हमारी खाद्य आपूर्ति को प्रभावित करने लगा है। और आलोचक चेतावनी देते हैं कि E27 या E30 जैसे उच्च ब्लेंडिंग टारगेट्स के साथ भारत को भोजन की कमी का सामना करना पड़ सकता है। तो फिर क्यों? क्योंकि किसान इथेनॉल कंपनियों को सप्लाई करना ज्यादा पसंद करते हैं बजाय सीधे उपभोक्ताओं को बेचने के, क्योंकि इथेनॉल कंपनियों की मांग ज्यादा होती है, कीमत कभी कभी और भी बेहतर हो सकती है। तो फिर कहूँ तो अगर यह नीति धीरे धीरे 2030 तक लागू की जाती तो कोई समस्या नहीं होती। लेकिन अगर बाजार में अचानक गन्ने और जायफल की मांग बढ़ जाती है तो कीमतें आसमान छू जाती हैं और सस्ते ईंधन का मकसद ही फेल हो जाता है। यह तीसरी कमी है जो सरकार ने इथेनॉल ब्लेंडिंग नीति के क्रियान्वयन में छोड़ी है। और चौथी कमी बीमा कंपनियों के साथ है। जब E20 को पहली बार लागू किया गया था तो बीमा कंपनियों ने एक बड़ा झटका दिया। अको ने सार्वजनिक तौर पर कहा था, गलत ईंधन इस्तेमाल करने पर आपका क्लेम रद्द हो सकता है। असल में जब X पर पूछा गया कि अगर E10 वाले कार में E20 का इस्तेमाल हुआ और उससे नुकसान हुआ तो क्या कवर होगा, तो AKO ने कहा कि अगर इंजन गलत ईंधन की वजह से खराब हो जाता है तो क्लेम स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसे गंभीर लापरवाही माना जाता है। तो सोचिए, आपकी कार खराब हो जाती है सिर्फ इसलिए कि सरकार ने वही ईंधन इस्तेमाल करने को कहा था, और फिर आप पूरी मरम्मत की रकम खुद चुकाते रह जाते हैं। इसलिए ग्राहकों के लिए ये एक बुरा सपना जैसा था। ज्यादा खर्चा, टूट फूट का खतरा और कोई बीमा कवरेज नहीं। और यहाँ तक कि इंडस्ट्री के बड़े नाम जैसे SI के प्रशांत बंजी भी इन डराने वाली बातों को सिर्फ गलत जानकारी ही मानते हैं। CM के मेंबर्स ने लगभग 1 लाख किलोमीटर की फील्ड इवैल्यूएशन स्टडीज की है। ये टेस्ट आमतौर पर 6 से 8 महीने तक चलता है। अब तक जो भी चिंता जताई जा रही है कि इसमें कुछ फेलियर हो सकते हैं, वो इन ट्रायल्स के दौरान कभी नहीं आई। इन सभी वाहनों ने E20 के कारण कोई भी अजीब परफॉर्मेंस नहीं दिखाई। तो अब हमारे सामने दो टकराती हुई हकीकतें हैं। एक तरफ कुछ पार्टियां हैं जो V20 के रिस्क की तरफ इशारा कर रही हैं, और दूसरी तरफ हमारे पास ऐसे निर्माता हैं जैसे रेनो जो कह रहे हैं कि सब कुछ बिल्कुल ठीक है। लेकिन सच ये है कि करोड़ों भारतीय ड्राइवरों के लिए E20 एक धुंधली स्थिति में है। कागजों पर यह सुरक्षित, वादा करने वाला और अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा दिखता है, लेकिन जल्दबाजी में लागू करने से इस दावे पर सवाल उठता है। और जैसा कि मैं हमेशा बताता आया हूँ, इथेनॉल को भी पानी की समस्या है। लंबी कहानी छोटी करते हुए, जबकि महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य पहले ही पानी की कमी से जूझ रहे हैं, केंद्रीय खाद्य सचिव संजीव चोपड़ा ने कहा, गन्ने से 1 लीटर इथेनॉल बनाने में लगभग 3630 लीटर पानी लगता है, जबकि मक्का से 1 लीटर इथेनॉल बनाने के लिए 4670 लीटर पानी चाहिए होता है। और जब मैंने गेटी की सर से इथेनॉल के पानी के मसले के बारे में पूछा तो उन्होंने
उन्होंने ये कहा, सर आप इथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर काफी उत्साहित थे। दरअसल मैंने अभी पढ़ा कि E10 का टारगेट पूरा हो चुका है और अब हम E20 की तरफ बढ़ रहे हैं। तो अगर आप भारत की पेट्रोल खपत को देखें और उसमें इथेनॉल की जरूरत को जोड़ें तो अनुमान करीब 10.16 आता है। अरबों लीटर इथेनॉल की प्रोडक्शन मकई, गेहूं, चावल और गन्ने से होती है और इन 4 फसलों में से 3 फसलें बहुत ज्यादा पानी खपत करती हैं। तो बैंगलोर पानी की सप्लाई कटने वाली है। ठीक है, अब फैसला तुम्हारा है कि ये बात समझ में आती है या नहीं, लेकिन आखिर में सवाल ये है कि जब हमारे सामने इतनी बड़ी समस्या है तो हम इसे कैसे हल करें। इस समस्या को हल करने के लिए हमें ब्राजील और चीन से सीखना होगा। असल में हमने एथेनॉल ब्लेंडिंग ब्राजील से सीखी है, लेकिन ब्राजील ने एथेनॉल को लागू किया बहुत ही चालाकी से और बेहद स्मूथली मिलाया जाता है। आज ब्राजील की हर लीटर पेट्रोल में कम से कम 27% एथेनॉल होता है। लेकिन असली कमाल ये है कि 80% से ज्यादा गाड़ियां फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल हैं, मतलब ड्राइवर खुद ही पंप पर फैसला करते हैं कि पेट्रोल भरना है, एथेनॉल या फिर दोनों का कोई भी मिक्स। और उनकी इंजन ऐसी होती हैं जो हर तरह के कॉम्बिनेशन को आसानी से हैंडल कर सकती हैं। तो ड्राइवर अपने हिसाब से रोजाना उस दिन जो भी ईंधन सस्ता हो वही चुन सकते हैं। ये रोजमर्रा का चुनाव जो पॉलिसी और इंफ्रास्ट्रक्चर की मदद से होता है, दुनिया की सबसे कामयाब सिस्टम बना देता है, बायोफ्यूल इकोसिस्टम। और ब्राजील इसे बड़े पैमाने पर कर पाने की वजह यह है कि ब्राजील ने अचानक से हाई एथेनॉल ब्लेंडिंग में कूद नहीं मारी। उन्होंने 1970 के दशक में E10 से शुरुआत की और धीरे धीरे 4 दशकों में इसे बढ़ाकर E20 साथ कर दिया। पहली ऑन ऑयल शॉक के 3 दशक बाद जब ब्राजील की अर्थव्यवस्था हिल गई थी, तब उन्होंने विदेशी तेल पर अपनी निर्भरता कम करनी शुरू की। उन्होंने गन्ने से बने जलने वाले अल्कोहल एथेनॉल को वितरित करना शुरू किया। उस वक्त ये ईंधन सिर्फ 5 शहरों के 16 पंपों पर उपलब्ध था। आज ये हर पंप पर उपलब्ध है। देश में अब गैस को पीछे छोड़कर ईंधन नंबर 1 बन चुका है। तो भारत के लिए सबक साफ है, E20 को 2030 तक फैलाओ और जो अभी की तेज योजना है उसे चरणबद्ध तरीके से लागू करो। पहले E10 से शुरू करो, फिर धीरे धीरे 2030 तक E20 पर पहुंचो। क्योंकि जैसे DTIO दस्तावेज कहता है, अगर हमें विदेशी मुद्रा बचत, ईंधन की कम लागत और किसानों की आमदनी का लाभ उठाना है तो हमें अपने ऑटोमोटिव निर्माता को कम से कम 4 साल की तैयारी का समय देना होगा। वरना अगर कोई विरोध हुआ तो सरकार को परेशानी होगी। हमें इसे वापस लेना के अलावा कोई चारा नहीं होगा और इससे वह फायदा खत्म हो जाएगा जो हम 5 साल में हासिल कर सकते थे। इसी तरह हम कंपैटिबिलिटी गैप को खत्म कर सकते हैं। अगर ये समस्या सुलझ गई तो बीमा कंपनियों को कोई दिक्कत नहीं होगी। तो भारत के लिए ये सबक साफ है, सफलता सिर्फ बायोफ्यूल बनाने तक सीमित नहीं है। असली बात है कि उपभोक्ताओं को सही विकल्प देना और सप्लाई चेन को कभी न टूटने देना। दूसरा, भारत को 1G इथेनॉल से 2G इथेनॉल की तरफ बढ़ना होगा। जो लोग नहीं जानते उनके लिए, जहाँ 1G इथेनॉल खाने की फसलों जैसे गन्ना और मकई से बनता है, वहीं 2G इथेनॉल असल में खेती के कचरे जैसे भूसा, छिलका, डंठल से बनाया जाता है। ये बदलाव इसलिए जरूरी है क्योंकि 2G इथेनॉल खाने की आपूर्ति से टकराता नहीं है और वो कचरा इस्तेमाल करता है जिसे वरना जला दिया जाता। इससे ये साफ सुथरा, ज्यादा टिकाऊ और भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए बेहतर बनता है। और अगर हम 2G इथेनॉल का इस्तेमाल करें तो ईंधन की कीमत 30 रुपए प्रति लीटर तक भी आ सकती है। और ये बात तब तक सही है जब सरकार भी इसका समर्थन करे। टैक्स कम करता है। यहाँ एक ही दिक्कत यह है कि 2G इथेनॉल की तकनीक अभी पूरी तरह से उपलब्ध नहीं है, इसलिए हमें पहले इस तकनीक का फॉर्मूला समझना होगा, फिर 2G इथेनॉल की तरफ बढ़ना होगा। तीसरा, अगर हम जल्दी से E20 पर जाना चाहते हैं तो हमें अपने उपभोक्ताओं को E10 और E20 में से चुनाव करने का मौका देना चाहिए, ताकि अगर E20 उनके लिए सही नहीं बैठता तो वे E चुनकर अपनी जिंदगी आराम से चला सकें। लेकिन जब इकोसिस्टम तैयार नहीं है तब जबरदस्ती E20 थोपना सरकार की जनता के साथ जो भरोसा है उसे तोड़ना है अपने शासन में। और सबसे जरूरी बात, चाहे सरकार कोई भी नीति लागू करे, जैसे कि असली पैसे वाले गेमिंग पर प्रतिबंध लगाना हो या E20 को बढ़ावा देना हो या फिर इलेक्ट्रिक वाहनों को, सरकार को पूरे सिस्टम के साथ मिलकर काम करना होगा, चाहे वो उत्पादक हो, निर्माता हो या बीमा कंपनियां, ताकि जब नीति लागू हो तो पूरा सिस्टम साथ मिलकर काम करे और नीति सफल हो, न कि उल्टा असर करे। आखिरकार सरकार का मकसद नेक है। सरकार किसानों को अमीर बनाना चाहती है। वे विदेशों के तेल पर निर्भरता कम करना चाहते हैं और जलवायु परिवर्तन का समाधान भी ढूंढना चाहते हैं। लेकिन जब नेक इरादों के साथ सही तरीके से काम नहीं किया जाता तो लोगों और सरकार के बीच भरोसा टूट जाता है। और यही भरोसा सबसे कीमती चीज होती है जिसे कोई भी सरकार खोना नहीं चाहती। तो कहानी की सीख ये है कि सरकार का इरादा सही है, लेकिन फिलहाल जो तरीका अपनाया जा रहा है वो जल्दबाजी और अधूरा लग रहा है। तो क्या इथेनॉल पेट्रोल की कीमतें कम कर सकता है और किसानों को अमीर बना सकता है? हाँ, लेकिन आज देखो, क्या ये कीमतें कम कर रहा है? नहीं। पेट्रोल का दाम? नहीं। क्या एथेनॉल ब्लेंडिंग एक टिकाऊ ईंधन रणनीति हो सकती है? हाँ, दूसरे देशों ने इसे अपनाया है और नीति आयोग खुद इस नीति को लागू करने के लिए एक तर्कसंगत सिफारिश दे रहा है। तो बात यह है कि ये कोई धोखा नहीं है, बस इसका अमल सही तरीके से नहीं हुआ। यही है E20 की कहानी, इसके नीति संबंधी रुकावटें, अमल में आई खामियां और इस समस्या को हल करने के लिए हमें क्या करना होगा। बस आज के लिए इतना ही। दोस्त, एपिसोड से कुछ काम का मिला हो तो लाइक बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि YouTube खुश हो जाए। और ऐसे और भी दिलचस्प बिजनेस और पॉलिटिकल केस स्टडीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।